ओके, रिकॉर्डिंग आज के लेक्चर की स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि प्रीवियस लेक्चर्स में हम अपना रिएक्ट जेएस पे वर्किंग स्टार्ट कर रहे थे और हमने प्रॉपर डिटेल डिस्कशन की थी रिएक्ट जेएस किस तरह से इंट्रोड्यूस करवाया गया, क्या रीजंस ऐसी हुई थी कि रिएक्ट को बनाने की ज़रूरत पेश आई हमारे पास। इसके अलावा रिएक्ट का इंटरव्यू क्वेश्चन किस तरह एज अ बिगनर पूछा जाता है, रिएक्ट का लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क के साथ क्या कंपैरिजन चल रहा है, एंगुलर के साथ उसका क्या कंपैरिजन चल रहा है, और ये सब चीज़ें हमने डिटेल में स्टार्ट की थी। और हमने एक कमांड यूज़ की थी जिसके थ्रू हमने प्रॉपर रिएक्ट जेएस को इंस्टॉल भी किया था, और आपके ग्रुप में मैंने वो इमेज शेयर कर दी थी कि जब आप अपना रिएक्ट जेएस इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके पास कैसी आउटपुट विजिबल होगी। होप्स हो कि सबने रिएक्ट को इंस्टॉल कर लिया होगा। अब यहाँ पे शो मोर ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे, इस फोल्डर को वीएस कोड में ओपन करेंगे। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हमारे पास CMD नाम की भी चीज़ होती है और इस तरह से GUI की हेल्प से भी कर सकते हैं, तो आप लोग उस तरह भी कर सकते हो इसको ओपन, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, आपने जो अभी सिर्फ एक कमांड लिखी है, उस कमांड के लिखने की वजह से आपको प्रॉपर ये एक वीट प्रोजेक्ट के नाम से एक फोल्डर दिख रहा है। आपको याद होगा आपसे एक क्यूरी पूछी गई थी, क्या आप अपने इस प्रोजेक्ट का नाम ये रखना चाह रहे हैं, आपने उस टाइम पे इसको एग्री किया था। आप नेम चेंज रखा होगा आपने, तो यहाँ पे डिफरेंट नेम अपीयर होगा। इसको एक्सपेंड करके चेक कर लें। इसमें देखें जी, मज़ीद कुछ सब फोल्डर्स हैं, जिसमें पहला फोल्डर जो है वो नोड मॉड्यूल्स का है, फिर पब्लिक का फोल्डर है, SRC का फोल्डर है, और उसके अलावा ये कुछ फाइल्स हैं। आप लोगों ने कोई भी फाइल इस तरह यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करके न्यू फाइल पे क्लिक नहीं करके नहीं बनाई, ना ही आप लोगों ने इस तरह कोई न्यू फोल्डर क्रिएट किया है। तो ये सारी की सारी चीज़ें उस एक कमांड के थ्रू ऑटोमेटिकली आपके इस प्रोजेक्ट में इंस्टॉल हो गई हैं, बिकॉज ये सब चीज़ें आपको कंपलसरी हैं, मैंडेटरी हैं आपकी रिएक्ट की एप्लीकेशन को रन करने के लिए। अभी हम थोड़ी देर के लिए टर्मिनल को डाउन कर रहे हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि किस तरह का क्या फोल्डर जो है वो चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं यहाँ से इसको वीट config.js की फाइल से समझाती हूँ। जितनी भी कन्फिग्रेशंस होती हैं हमारी .js एक्सटेंशन के साथ, पता चल रहा है कि इसमें जो कन्फिग्रेशंस की गई हैं ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन टाइम, वो इस फाइल में ऐड कर दी जाएंगी। और हमारा इसके कोड से, इस चीज़ से किसी से भी कोई कंसर्न नहीं है। इस फाइल में ना ही हमने कोई काम करना है और ना ही इसमें कुछ चेंजेस करने हैं। तो बस ये कन्फिग्रेशन टाइम है जो ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन आपकी कन्फिगर होने के लिए ऐड की जाती है। वेल, इस फाइल का कुछ ये रोल है। उसके बाद readme.md की एक फ़ाइल है, इसमें कुछ स्केलेन डॉक्यूमेंटेशन लिंक्स प्रोवाइड की गए हैं जो आपको गिटहब पे एक प्लेटफॉर्म होता है उस पर लेके जाते हैं। ये क्या कर रहा है जी, आप जस्ट इसको रीड कर लो और कुछ इसमें डॉक्यूमेंटेशन होगी वीट से रिलेटेड कि क्या काम करता है किस तरह नहीं। तो ये आप रिफ्रेश करना है और ये सब चीज़ें। वेल, इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है, हमारे प्रोजेक्ट में इसका भी कोई काम नहीं है, बट इसको हमने डिलीट नहीं करना। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे आप देखिए, आपके पास एक पैकेज डॉट जेसन की फ़ाइल है। जेसन स्टैंड्स फॉर जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। अब ये जो पैकेज डॉट जेसन की फ़ाइल है ना, ये आपकी इंपॉर्टेंट फ़ाइल है, बिकॉज इसमें आपकी पूरी की पूरी एप्लीकेशन का मेटा डाटा कंटेन होता है। मेटा डाटा मैंने आपको वेरी फर्स्ट क्लास में बताया कि आपकी डाटा अबाउट डाटा, हम मेटा डाटा कहते हैं उस टर्म को। तो आपकी जो रिएक्ट की एप्लीकेशन है उसका पूरा का पूरा जो मेटा डाटा है वो इस पैकेज डॉट जेसन की फ़ाइल में होता है। इट मीन्स ये आपको बता रहा है कि आपकी एप्लीकेशन का नेम क्या है और उसमें आपके वर्जन कौन सा चल रहा है, क्या क्या चीज़ें आपने डाउनलोड की हैं। क्या देखें, रिएक्ट का 18 वर्जन हम यूज़ कर रहे हैं, एडवांस वर्जन जो है। अगर इसके अलावा आप जैसे बूटस्ट्रैप यूज़ कर लेते हैं या टेलविंड, कोई भी स्टाइलिंग पर्पज़ के लिए कोई भी चीज़ न्यू लाइब्रेरी ऐड करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, तो वो आपको यहाँ पे बताएगा जी ये चीज़ इंस्टॉल हो गई है, इसका ये वर्जन है। मतलब इसका जो प्रॉपर मेटा डाटा डाटा अबाउट डाटा है वो इस पैकेज डॉट जेसन की फ़ाइल में कंटेन होता है हमारी रिएक्ट की एप्लीकेशन का। अब इस फाइल में आप जो भी रिएक्ट में कुछ भी इंस्टॉल करते हो ना, तो आपको कमांड की हेल्प से करना होता है, और हम कंफ्यूज होते हैं कि अदर वो चीज़ इंस्टॉल हुई है या नहीं इंस्टॉल हुई। तो ये पैकेज डॉट जेसन की फ़ाइल में हम ओपन करके देख लेते हैं, अगर उसका नेम लिखा आ रहा हो और साथ उसका वर्जन आ रहा हो, इट मीन्स कि वो चीज़ इंस्टॉल है और उसको हम अपने इस प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये पैकेज डॉट लॉग डॉट जेसन की एक फ़ाइल है। इस फाइल को अगर आप चेक करें तो इसका एंडिंग लाइन आप, आई थिंक सो, ये कुछ 4000 लाइन्स पे है, कोड डिपेंड कर रहा है। इसमें मज़ीद कुछ डेटा, यहाँ पे जो पैकेज टू जेसन की फाइल है ना, इसमें आप कह लो कि जो मेन डेटा वो बताया गया है, लेकिन जो नेस्टेड डेटा है, डेटा के अंदर भी कुछ डेटा है, सबकी प्रॉपर डिटेल्स जो हैं वो पैकेज लॉग डॉट जेसन की फाइल में होती है हमारे पास। अब हम चलते हैं नोड मॉड्यूल्स के फोल्डर पे। इट्स अ फोल्डर, इसमें आप देखिए, इसको आपने एक्सपेंड किया है तो इसमें मल्टीपल कितने फ़ोल्डर्स हैं, और अगर इसकी क्वांटिटी में आपको बताऊं तो ये 822 फ़ोल्डर्स होते हैं जो कि बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होते हैं उस कमांड के साथ। और आपको पता है कि आपको ये एटलीस्ट इसमें 5 to 7 मिनट्स रिक्वायर्ड हैं, क्योंकि आप देखो कि आपने 822 फ़ोल्डर्स जो हैं वो क्रिएट करने हैं, तो उसमें आपको कुछ टाइम तो रिक्वायर्ड होगा। उसमें देखें, बिन का एक फ़ोल्डर है, फिर बिन के फ़ोल्डर में मल्टीपल कितनी फाइल्स हैं, ये सब चीज़ें आपके पास कन्फिग्रेशन टाइम पे इंस्टॉल हो रही होती है। दैट्स वाई इस चीज़ में आपको थोड़ा सा डिले आ जाता है, क्योंकि 822 नोड मॉड्यूल्स के फोल्डर भी उसमें क्रिएट करने होते हैं।
वो क्या करता है, अब थोड़ा टाइम लेगा। अगर रैंडमली आप इतने फ़ोल्डर्स क्रिएट कर रहे हैं तो आपको तो इसमें टाइम लग जाएगा ना, होप सो 1 या 2 दिन भी लग सकते हैं, बिकॉज नेस्टिंग फ़ोल्डर्स बनाने। तो अब इसके अंदर आप अगर इस फोल्डर में गए थे और उसमें आपने देखा कि मल्टीपल आगे से मज़ीद फाइल्स, फोल्डर्स, आइकन्स हैं, तो इस तरह इसी में भी फ़ोल्डर में कुछ और फोल्डर हैं। अगर बिन में इतने फोल्डर्स हैं तो उसके बाद फिर ये और बाकी चीज़ों में कितनी चीज़ें ऐड हैं इन सब में। तो आगे से इन सब का जो डाटा है ना, वो पैकेज लॉग डॉट जेसन में नेस्टेड फॉर्म में बताया था कि ये वर्जन है सब ये। तो आपने ये नोड मॉड्यूल फोल्डर भी डिलीट नहीं करना, ना ही आपने पैकेज डॉट जेसन की फ़ाइल डिलीट करनी है, ना ही लॉग की। हमें इन तीनों में से किसी फाइल से कोई कंसर्न नहीं है। और मज़े की बात, अब से आपकी इंडेक्स डॉट HTML के नाम से कोई भी फ़ाइल नहीं बनने वाली। एक वाहिद यही फ़ाइल है जो बाय डिफ़ॉल्ट बनी है और इसमें भी हमने कोई काम नहीं करना। इसमें अगर हम जाएँ तो इसमें क्या लिखा हुआ है, जैसे एक टाइटल लिखा हुआ है और इंडेक्स डॉट HTML की फ़ाइल में कुछ भी नहीं है। देखिए बॉडी टैग में कोई हेडिंग नहीं लिखी हुई, जस्ट एक डिव बनाया गया है और उसको रूट आईडी के थ्रू हम गेट कर रहे हैं। एक स्क्रिप्ट का टैग है, हो सकता है कि कोई इसमें जावास्क्रिप्ट ऐड की हो, बिकॉज वी नो कि जब आप स्क्रिप्ट का टैग ऐड करते हैं इट मीन्स कि इसमें आपकी जावास्क्रिप्ट ऐड की जा रही होती है। स्टूडेंट मुझे जस्ट 1 मिनट दीजिएगा, मैं यहाँ पे कि इन्हीं फोल्डर्स को क्रिएट करने के लिए आपको इतना टाइम लगा। उसके बाद अब आपने इंडेक्स डॉट HTML की एक्सटेंशन के साथ कोई भी फ़ाइल नहीं बनानी React.js में। उसकी रीज़न क्या है ये आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम समझ आता जाएगा। एक जो फ़ाइल बनी है बस ये एक इंडेक्स डॉट HTML की फ़ाइल यही रहने वाली है हमारे पास। उसके बाद जो फिर ये कन्फिग्रेशन फ़ाइल है, इससे भी हमारा कोई कंसर्न नहीं रहने वाला। बस ये समझ लें, ये जितना भी पीस ऑफ कोड इसमें ऐड किया गया है ये एक प्रॉपर कोई चीज़ रिप्रेजेंट करता है। एक आपने प्रॉपर एप्लीकेशन बनानी होती है तो उसमें जो कुछ टूल्स चाहिए होते हैं वो सारे टूल्स आपको ऐड करके खुद से दे देता है, बस आपने उनको यूज़ करना है। ओके जी, इसके बाद गेट इग्नोर की एक फ़ाइल ऐड की गई है। इसका मतलब ये होता है कि जब आप अपना कोड गिटहब पे पुश करते हैं, मतलब अपना कोड जब आप लाइव करते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें हमारे समझ लें कि ईमेल एड्रेसेस होते हैं या पासवर्ड होते हैं। अगर हम कोई बैकएंड पे काम करें तो वो चीज़ हम चाहते हैं कि हर पर्सन ना उसको देख सके, तो उसको आप गेट इग्नोर की फ़ाइल में ऐड कर देते हो। इट मीन्स कि गिटहब पे पुश नहीं होंगी ये वाली फाइल्स। उसके बाद जी, अब जो आपका मेन कंसर्न रहने वाला है इस पूरे प्रोजेक्ट में से, वो एक SRC का फ़ोल्डर है। उसके बाद आपका एक पब्लिक का फ़ोल्डर है। पब्लिक के फोल्डर से भी सचेस हमारा इतना कोई कंसर्न नहीं रहने वाला। इसमें एक वीट डॉट SVG करके एक SVG ऐड किया गया, जिसमें कुछ लिंक्स ऐड किए गए हैं कि वो आपको एक आइकन वगैरह रिप्रेजेंट करोगा। इसमें भी हमारा कंसर्न नहीं है। जो मेजर आपने वर्किंग करनी है, अब आपने जो एप्लीकेशन बनानी है मेजर, वो आपने बनानी है जी SRC के फ़ोल्डर में। SRC के फ़ोल्डर में एक एसेट्स का फ़ोल्डर है जिसमें कुछ रिएक्ट का आइकन वगैरह कुछ ऐड किया गया है। आपने कोई भी इमेजेस वगैरह ऐड करनी होती है या वीडियोज़ वगैरह, तो उनको हम प्रेफरेबली जो है ना उसको हम एसेट्स के फ़ोल्डर में ऐड करते हैं। तो ये एसेट्स का फ़ोल्डर इसलिए ऐड किया गया। उसके बाद जो देखेंगे कुछ ऐप डॉट CSS की फ़ाइल है, एक आपके पास ऐप डॉट JSX की फ़ाइल है। अब ये CSS तो हमें पता है ना, इसमें स्टाइलिंग हो रही होगी। JSX क्या है, आपको मैंने कल बताया था लास्ट क्लास में कि रिएक्ट आपको जावास्क्रिप्ट की एक्सटेंशंस प्रोवाइड करता है जिसकी हेल्प से आप क्या काम करते हो, अपनी रिएक्ट और HTML एक साथ यूज़ कर सकते हो। तो अब हम अपनी जो एक्सटेंशन यूज़ करेंगे, ना ही वो .html यूज़ करेंगे ना ही .js, हम यूज़ करेंगे .jsx, क्योंकि JSX का मतलब है कि अपनी HTML और रिएक्ट हम एक ही फ़ाइल में यूज़ करें। जैसे कि यहाँ पे देखें, ये एक रिएक्ट की फ़ाइल है जिसमें कुछ ये आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक HTML रेंडर की जा रही है। उसके बाद देखिए ये फंक्शन आपको दिख रहा होगा, ये फंक्शन भी आप इसी फाइल में यूज़ कर रहे हो। तो ये सारा काम जो है अपना रिएक्ट का और अपनी जावास्क्रिप्ट का और HTML का, उसको आप एक ही फाइल में कर रहे हो। इसीलिए अब अपनी फ़ाइल का नाम रख के साथ जो एक्सटेंशन यूज़ करनी है वो .jsx है। उसके बाद जी एक इंडेक्स डॉट CSS की फ़ाइल है और ये कुछ मेन .jsx। अब आपकी जो मेन फ़ाइल रहने वाली ना, जिसमें आपको कह लो पेरेंट फाइल है, वो ये आपकी मेन .jsx की फ़ाइल है। अब हम ज़रा इसको लाइव करके देखते हैं कि क्या आउटपुट हमारे पास विजिबल होती है और क्या आप चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है। तो जो टर्मिनल को अपना स्टार्ट करते हैं और आप लोगों के पास जो कमांड, अब आपने इसको यहाँ पे गो लाइव पे क्लिक करके स्टार्ट नहीं करना। अगर आप गो लाइव पे क्लिक करके इसको स्टार्ट करते हो तो आपके पास कुछ इस तरह का डिस्प्ले दिखने वाला है आपको, जो कि कुछ ये है, एक सर्च बार और ये प्रोजेक्ट ओपन कर दिए। तो गो लाइव पे क्लिक करके हम नहीं करेंगे काम, हम इसको किस तरह से देखेंगे। आप लोगों ने यहाँ पे कमांड यूज़ करनी है जी npm run dev, और अब आपके पास एक एरर आने वाला है। उस एरर को हम देख लेते हैं क्या एरर है। कुछ ये एरर आने वाला है हमारे पास जिसमें आपको कुछ ये 4058 का एरर आएगा और ये चीज़ के ओपन नहीं कर पाएगा। मल्टीपल टाइम्स ऐसे एरर आप फेस करोगे अगर आप इस तरह डायरेक्टली npm run dev लिख दोगे। तो आपने फिर किस तरह से इसको स्टार्ट करना है, सबसे पहले आपने क्या काम करना है, आप लोगों ने इसमें पाथ और एड्रेसिंग का बहुत मैनेज करके रखना है। देखें इस टाइम पे हम हैं 109 रिएक्टिव फोल्डर में, इट मीन्स कि इस फोल्डर में, और हमारी जो पूरी की पूरी एप्लीकेशन बनी है वो वीट प्रोजेक्ट वाले फोल्डर में बनी हुई है। तो हमें क्या करना है,
हमें वीट प्रोजेक्ट वाले फोल्डर में पहले ऐड होना है। किस तरह से, यहाँ पे हम लिखेंगे जी वीट प्रोजेक्ट एड्रेस करेंगे cd करके, आप लोगों ने यहाँ पे जाना है, कमांड लिखनी है उसके लिए भी, cd मीन्स चेंज डायरेक्टरी, आप डायरेक्टरी चेंज कर रहे हो, किस में जा रहे हो, वीट प्रोजेक्ट में, उसका पाथ चेंज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। अब आप देखें आपका जो ये पाथ है वो क्या है, यूज़र्स, देन उसमें प्रॉपर वो पाथ शो कर रहा है कि अब आप जो हैं वो इस प्रोजेक्ट में ऐड हो गए हैं वीट प्रोजेक्ट वाले में। अब आपने यूज़ करनी है जी npm run dev की वही कमांड और एंटर प्रेस कर देना है। अब आपके पास कोई भी एरर नहीं आएगा, इस तरह का एक आपको विजिबल होगा जी ये वीट का वर्जन है, ये लिंक आपको प्रोवाइड किया जाएगा, इस लिंक को आप कॉपी करेंगे, कंट्रोल और क्लिक प्रेस करेंगे, डायरेक्टली वहाँ पे रीडायरेक्ट कर देगा आपको। कंट्रोल और क्लिक प्रेस करके हमने यहाँ पे रीडायरेक्ट हो गया, और देखें ये कोई चीज़ जो है जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास यहाँ पे विजिबल है, और बाय डिफ़ॉल्ट विजिबल है मतलब जब आप रिएक्ट को इंस्टॉल करोगे वीट के साथ तो आपके पास एक बाय डिफ़ॉल्ट कुछ स्टाइलिंग भी देखिए उसकी हुई है, और कुछ ये ऑपरेशंस भी परफॉर्म हो रहे हैं, कुछ काउंटर टाइप चीज़ें, तो ये आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं। वेल अब हमें ये चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट नहीं चाहिए होती, ये किस वजह से आ रही हैं जी, ये आपकी आ रही है यहाँ पे, अब इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। कुछ स्टाइलिंग की गई होगी, आपको पता है स्टाइलिंग के लिए हमारे पास दो ही फाइल्स दिख रही हैं, एक डॉट सी एस एस के नाम से और एक इंडेक्स वाली और एक ऐप वाली, इन दोनों में यही स्टाइलिंग की गई है। अब ऐप डॉट जे एस एक्स का और मेन डॉट जे एस एक्स का क्या रोल होता है। मेन डॉट जे एस एक्स आप समझ लो आपकी वो पेरेंट फाइल है, इसमें आपने जो भी काम करना है ना वो आपको यहाँ दिखने वाला है। जैसे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की फाइल होती थी ना सिंपल रिएक्ट में, उसमें सिंपल एच टी एम एल सी एस एस में, वैसे मेन डॉट जे एस एक्स उसके नाम से पता चल रहा है कि ये फाइल जो है मेन है। आपने अगर इस पेज पे कुछ भी देखना है आपको मेन डॉट जे एस एक्स में वो काम करना पड़ेगा। लेकिन क्या यही फाइल, अगर एक ही फाइल हमारे पास मेन है और आपको पता है कि रिएक्ट की एप्लीकेशन तो हो सकता है 10-12 पेजेस पे डिपेंड कर रही हो, तो क्या 10 के 12 पेजेस हमें इसी फाइल पे शो करवाने पड़ेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक न्यू फाइल बना लेते हैं, जैसे हमने क्या बनाया हुआ इस टाइम पे ऐप डॉट जे एस एक्स की एक फ़ाइल बनाई हुई है, और इस ऐप डॉट जे एस एक्स वाली फ़ाइल को हम कॉल करवा लेते हैं जी मेन डॉट जे एस एक्स में, कुछ इस तरह। यहाँ तक सबको समझ आया जी, ये स्ट्रक्चर क्लियर है सबको। मेरा एक क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। जी पूछें। मेरे पास इसका रिएक्ट का पुराना वर्जन है। तो हम्म। एक तो चीज़ें आपने जो बताई थी वो आपके पास शो हो रही है, मेरे पास शो नहीं हो रही, एक ही चीज़ है मेरे ख्याल में ना। हम्म। तो और इसके अलावा दूसरी बात ये है कि ऑलरेडी मैं होस्ट में जो है ना आ गया हूँ, तो क्या मुझे लाजमी है कि cd./ करके माई प्रोजेक्ट पे आना चाहिए? आप ऑलरेडी किस में है, आप लोकल होस्ट पे देख सकते हैं अपनी एप्लीकेशन npm run dev पे। जी जी। अहमद आप अपना माइक प्लीज़ म्यूट कर दें। che picche. अच्छा जी, नहीं अगर आपकी वो एप्लीकेशन लाइव हो गई है ना तो फिर आपको इशू नहीं है, आप उसको सीडी करके चेंज नहीं करो। बिकॉज उसकी रीज़न क्या है, यहाँ पे ना हम उसको डायरेक्टली लाइव कर रहे थे, अगर पहले इसका वो देखें पाथ, तो हम डायरेक्टली 109 वाले फोल्डर को कर रहे थे। अगर आपने डायरेक्टली वो फोल्डर नहीं बनाया हुआ 109 का और पूरी की पूरी एप्लीकेशन उसी तरह बनाई है, तो फिर आपको सीडी करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप जिस ओके कमांड मैम। लिखें, आपकी एप्लीकेशन लाइव है तो इट्स ओके, आपको दोबारा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो उस तरह का एरर जैसे मैंने आपको शो करवाया है वो विजिबल होता है तो फिर आप लोगों को वो करने की ज़रूरत है। ओके मैम, पहले तो आ रहा था रेडी इन टू, मतलब रेडी टू होस्ट के लिए आ रहा था, यूज टू होस्ट। हम्म। लेकिन फिर अभी मैंने जो है दोबारा से वो कर लिया माई प्रोजेक्ट के की तरफ जाने के लिए, क्योंकि मेरे फाइल का नाम माई प्रोजेक्ट है इस वजह से। तो अभी क्या करना चाहिए तो बता दीजिए। एक मिनट, आप अपनी स्क्रीन शेयर करें ज़रा, स्क्रीन शेयर कर सकते हैं आप, या ग्रुप में इमेज कैप्चर करके शेयर करें। आप ग्रुप में इमेज शेयर करें फिर मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। ग्रुप में शेयर करता हूँ। हाँ ग्रुप में शेयर करें। अच्छा तब तक ना यहाँ पे हम देख लेते हैं कि अब आपके पास जो मेन फाइल रहने वाली है वो होगी जी मेन डॉट जे एस एक्स के नाम से। अगर आप टर्मिनल डाउन कर देते हो ना तब भी आपकी एप्लीकेशन लाइव ही रहेगी। आप यहाँ पे देखो, आपको बार बार उसको स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो काम करेगी, बस आपने डिलीट नहीं करना। दोबारा इसको आपको टर्मिनल पे जाना है तो आप इसको एक्सपैंड इस तरह कर सकते हो ऊपर की तरफ, अपना क्लिक और जो आपको माउस है उसको एक्सपैंड कर लो, थोड़ा सा डाउन कर लो। जो आपका लेफ्ट क्लिक होता है माउस पे उसको उसको आपने प्रेस करके रखना है और अपने सब जो कर्सर के थ्रू आपने इसको एक्सपैंड करते जाना है। ओके जी, यहाँ पर हम ये डिस्कशन कर रहे हैं कि जो मेन फाइल रहने वाली है वो हमारी रहने वाली है जी ऐप डॉट जे एस एक्स, सॉरी मेन डॉट जे एस एक्स की, इसके नेम से पता चल रहा है। और अगर हमें कोई भी चीज़ शो करवानी है यहाँ पे तो उसके लिए हमारे पास मेन डॉट जे एस एक्स की फ़ाइल होती है।
वेल तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि अगर मल्टीपल फाइल्स आपके पास हैं तो क्या करें। उसके लिए आप एक न्यू फाइल क्रिएट कर लो, जैसे app.jsx के नाम से या किसी भी नाम से उस फाइल को ये जो main.jsx वाली फाइल है इसमें कॉल करवा लो। ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगी किस तरह से फाइल क्रिएट करते हैं, किस तरह से कॉल करते हैं। वेल अभी के लिए हमें यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर नहीं चाहिए, हम अपनी एप्लीकेशन खुद से बना रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को हम रिमूव करते हैं और जो फाइल्स मैं डिलीट करवा रही हूँ वो आपने डिलीट करनी है। अच्छा जी, सबसे पहले ये app.css की फ़ाइल हमें नहीं चाहिए, तो इस फाइल को आप डिलीट कर दो, app.css की फ़ाइल डिलीट। उसके बाद यहाँ से हमें index.css भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम अपनी मर्ज़ी से अपने प्रोजेक्ट की स्टाइलिंग करेंगे, तो ये दोनों फाइल्स हमने डिलीट की। अब हमने जब ये दोनों फाइल्स डिलीट कर दी है, यहाँ पे आप जाओ और देखो कि क्या आपके पास कोई इशू है। इसको रिलोड करो एक बार। आपके पास अब जो आपकी एप्लीकेशन की वो जो लोगो मूव कर रहा था वो विजिबल नहीं है, कुछ भी विजिबल नहीं है। इट मीन्स जब आपकी प्रॉपर ब्लैंक हो जाती है, यहाँ पे कोई ना कोई इशू होता है, कोई मसला होता है। तो जब आपके पास कोई इशू हो जाए कंसोल में, आप लोगों ने चेक कर लेना एक बार कि क्या कोई इशू कंसोल में हमारे पास विजिबल है। कंसोल में जाएं, देखिए यहाँ पे वो चीज़ इशू आपके पास है कि कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जिनको वो फाइंड नहीं कर पा रहा, दैट्स वे आपकी एप्लीकेशन पे कुछ भी अवेलेबल नहीं है, कुछ भी विजिबल नहीं है। वो क्या है कि अभी आप देखो हमने ये स्टाइलिंग यहाँ पे ऐड की हुई है index.css, और इसके अलावा वो दूसरी फाइल जो हमने डिलीट की है app.css। तो यहाँ पे जब हम index.css की फ़ाइल को डिलीट कर रहे हैं तो इंपोर्ट भी क्यों करेंगे, इसीलिए हम यहाँ से इस चीज़ को भी डिलीट कर देंगे। एक इशू आप यहाँ से इस चीज़ को डिलीट करोगे और जाओ देखो कि क्या आप कोई चीज़ आपके पास है, इसका मतलब कि अभी भी कोई चीज़ विजिबल नहीं है, स्टिल इशू है। अब हमने क्या करना है जी, मेन ये जो app.jsx वाली फ़ाइल है इसमें जाना है। इसमें आप देखो कि आपके पास ये, प्लीज़ दरवाज़ा बंद कर दें। अच्छा, अब देखिए, अब आपके पास यहाँ पे एक प्रॉपर जो है वर्किंग की जा रही है, app.css की फ़ाइल भी एक ऐड की जा रही है, हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो हम इस पूरी की पूरी एप्लीकेशन जो है app.js वाली जो फाइल है इसको डिलीट करें। ओके जी, app.jsx वाली फ़ाइल भी हम डिलीट करें बिकॉज हम अपनी फाइल्स क्रिएट करेंगे। अब आपके पास क्या इशू आने वाला है, यहाँ पे जाएं और देखें, इसको रिलोड करें, इंस्पेक्टर टूल्स में जाएं और यहाँ पे देखें कि अब हमारे पास क्या इशू है। ओके जी, कंसोल में गए, आपके पास कुछ इशू विजिबल है, स्टिल कुछ रिसोर्सेज हैं। वो क्या रिसोर्सेज हैं, पहले ये क्लियरली डिफाइन कर देता आउटपुट। इन एनी केस अगर नहीं करता तो मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या चीज़ें। आप देखो यहाँ पे अभी app.jsx की फ़ाइल भी हमने डिलीट कर दिया है, लेकिन हम उसको यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं कुछ ये app.jsx, तो इस वजह से इशू आ रहा है, इसको भी रिमूव करना है। यहाँ पे भी आप यूज़ कर रहे हैं app.jsx, तो यहाँ से भी आप इसको रिमूव करेंगे कुछ इस तरह से। आपने इतना काम रिमूव कर दिया। अब मैं यहाँ पे अगर एक h1 की हेडिंग यूज़ करके देखूँ कि क्या हमारे पास हेलो लिखा आ रहा है, h1 की हेडिंग में प्रिंट कर दें हेलो और जाके चेक करें कि क्या हमारे पेज पे हेलो विजिबल है। अब आपका देखें कंसोल भी बिल्कुल ओके है, इसमें कोई इशू नहीं है। और ये आपके पास कुछ एक्सटेंशंस डाउनलोड करने की कह रहा है, डेव टूल्स की, अगर आप अच्छी करना चाह रहे हैं एक्सपीरियंस वाले, इसकी कोई इतनी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपका जो हेलो लिखा है आपने वो विजिबल है। यहाँ तक आपका स्ट्रक्चर प्रॉपरली मेंटेन है, सब चीज़ें आपने डिलीट करके रिमूव करके असेस कर लिए। अब ज़रा इस चीज़ को समझ लेते हैं कि कोड देखिए, पूरे SRC की फोल्डर में मैंने सिर्फ एक फ़ाइल रखी है main.jsx, उसका काम सिर्फ इतना ही है। और इसमें ही main.jsx वाली ही फ़ाइल में यहाँ पे एक फंक्शन, समझ सकते हैं ना हम इसको, बिकॉज यहाँ पे स्मॉल पैरेंथेसिस यूज़ किए जा रहे हैं। तो इस पूरी main.jsx की फ़ाइल में ही आप देखो कि आपके पास क्या चीज़ विजिबल है। आपके पास आपका HTML का टैग भी विजिबल है जो आप लिख रहे हो, तो आपको ये index.html की फ़ाइल में लिखने की ज़रूरत नहीं है। index.html की फ़ाइल ऐसे ही रहने वाली है, कुछ भी चेंज नहीं करना। टाइटल अगर आपने चेंज करना है तो वहाँ यहाँ से आप कर सकते हो चेंज, और हम इसका रख लेते हैं जी 109 रिएक्ट के नाम से टाइटल कुछ ये। अब बस टाइटल चेंज होगा, उसके बाद बाकी जितने भी काम करने हैं आपने वो सारे आपने यहाँ पे करने। देखिए टाइटल आपका चेंज हो गया। अब जी जाए ज़रा यहाँ पे और ये एक्स्ट्रा टैब्स को क्लोज करें। main.jsx की फाइल में हमने ये काम किया है, एक हम स्ट्रिक्ट मोड को ऐड करें रिएक्ट में से और क्रिएट रूट को ऐड करें डोम में से। क्रिएट रूट क्या, बिकॉज हमें अपनी HTML को और अपनी ये जो फाइल्स हैं JSX की, इनको लिंक करना है रिएक्ट में। तो ये हमारी HTML की फाइल है ना, इसमें आप देखो एक डिव, ये जो डिव है इसको हमने एक ID दी हुई रूट की। इस पूरे के पूरे डिव को असेस करें हम इस JSX में, इस क्रिएट डोम की हेल्प से। जो रूट है इस मेथड की हेल्प से हम गेट कर रहे हैं, जो डोम का एक वो क्रिएट करेगा, रिएक्ट का एक डोम क्रिएट करेगा, जो HTML के डोम को रिएक्ट के डोम को आपस में ऐड करेगा, उनको आपस में मर्ज करेगा। ओके जी, ये स्ट्रिक्ट मोड जो है आपका, ये आपकी एरर हैंडलिंग के लिए होता है कि कोई अगर एरर आ रहा है तो उसको अच्छे से प्रेजेंट किया जाए, बताया जाए कि क्या एरर आ रहा है हमारे पास। ओके जी, उसके बाद क्रिएट रूट का हम एक फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, उसके आगे स्मॉल पैरेंथेसिस हैं फंक्शन में, और वही तरीका डोम का जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में समझाया था, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, उसको आप ID से गेट करो। किस ID को गेट करना है, इस रूट वाली को, जो ये रूट वाली ID है हमारे पास, इसको आप गेट करो और वहाँ पे आप इसको शो कर दो कुछ। अब मतलब ये है कि आपने इसको असेस कर लिया, जो HTML की फ़ाइल में आपका डोम था ना,
वो अब आपका ऑटोमेटिकली एसेसिबल है मेन डॉट JSX की फाइल में। फिर आप उसको रेंडर करे हो, इट मीन्स आप उस पर परफॉर्म करे हो, उसको स्टार्ट करे हो, कुछ इस तरह समझ लो डॉट रेंडर का फंक्शन, और स्ट्रिक्ट मोड में आप काम करो। अब यहाँ पे चलते हैं। अच्छा, आपने सदाम ग्रुप में इमेज शेयर कर दी है, पहले आपका एरर सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम डिस्कशन करते हैं। जी सदाम हुसैन, आपने ग्रुप में इमेज शेयर की है? जी मैम। ओके, लेट मी चेक। आप मेन डॉट JSX वाली फाइल में, ठीक है, ज़रा लिखिए यहाँ पे, CD करने की ज़रूरत नहीं है, ज़रा स्टार्ट करें। अब npm run dev करके लिखें कमांड, जी बताएं। npm run dev, स्पेसेस ऐड करने हैं आपने, npm के बाद स्पेस, फिर रन लिखना है RUN, फिर स्पेस और फिर DEF dev। ये कमांड होती है जो आपके डेवलपमेंट इन्वायरमेंट को स्टार्ट करती है। जी मैम, कोई एरर बता रहा है कोई? मैं इसकी तस्वीर शेयर करता हूँ आपके साथ ग्रुप में। स्क्रीन शेयर करें इसकी। अच्छा, जब तक आप स्क्रीन शेयर करें हम उसको देख लेते हैं। वेल जी, अब इतना काम हमने कर लिया कि अब इसमें आप कोई भी काम लिखोगे वो आपको एज इट इज़ प्रिंट होने वाला है। तो क्या हम एक फ़ंक्शन बना लेते हैं यहाँ पे, मेन अभी हमारे पास यही फाइल है, तो इसमें हम एक फ़ंक्शन बना लेते हैं। किस तरह हम अपना फ़ंक्शन बनाते हैं CSS में, कुछ इस तरह ही बनाते हैं। और मैं वेलकम के नाम से एक फ़ंक्शन बना रही हूँ यहाँ पे, कुछ इस तरह से। पैरामीटर्स इसमें हम कोई भी पास नहीं कर रहे, इसको रिमूव कर रहे हैं, और इसके अंदर मैं लिख रही हूँ जी, अब आपने ना अपने रिएक्ट में रिटर्न फंक्शन यूज़ करने होते हैं कुछ इस तरह से। रिटर्न लिखी, क्या चीज़ रिटर्न करेगा, ये एक H1 का टैग रिटर्न करे। ये आपके पास जी JSX होती है कि आप अपने HTML को जावास्क्रिप्ट में यूज़ कर लेते हो और जावास्क्रिप्ट को HTML में। लाइक ये आपके पास जो है फंक्शन, ये जावास्क्रिप्ट का पार्ट है, लेकिन इसके अंदर हम अपनी यूज़ कर रहे हैं जी HTML। तो ये आपके पास होती है JSX जो आपको रिएक्ट सपोर्ट करता है। इसमें हम लिख देते हैं जी वेलकम कुछ ये। अब आपको पता है कि आपका फंक्शन तब तक आउटपुट को विजिबल नहीं करता, शो नहीं करता। अब आपका जो ये फंक्शन जो है इसको कैसे कॉल कराना होता था, हम बस ये वेलकम लिखते हैं कुछ ये और इस तरह कॉल करवा देते हैं। ऐसे ही होता है ना, हम जब अपनी सिंपल जावास्क्रिप्ट कर रहे थे तब आपके पास कुछ ऐसे ही विजिबल था। जी गुलाम मुस्तफ़ा, जी गुलाम मुस्तफ़ा। मैम आपकी स्क्रीन नहीं शो हो रही कंप्लीट जैसे पहले हो रही थी। सदाम, आपने स्क्रीन शेयर क्यों की है? आप ग्रुप में इमेज शेयर करनी चाहिए थी, अब आपकी स्क्रीन आउटपुट डिसेबल हो गई है। आप अपनी स्क्रीन स्टॉप कर दें प्लीज़। आप अपने जो एरर आ रहा है उसकी इमेज जो है ग्रुप में शेयर कर दें। जी मैम। थैंक यू। ओके, मैं स्क्रीन दोबारा शेयर कर रही हूँ। मुस्तफ़ा मुझे बताएं स्क्रीन विजिबल है आपको? ओके। अच्छा जी, ये डिस्कशन चल रही थी कि हमने एक फ़ंक्शन बनाया वेलकम के नाम से और उसमें हम रिटर्न फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। क्या चीज़ रिटर्न कर रहे हैं? एक H1 की हेडिंग और उसमें 1 लिखा हुआ है। अब हमें इतना पता है कि हम जब भी फंक्शन बनाते हैं उसकी आउटपुट अगर हमें चेक करनी है, देखनी है, तो हमें उसके लिए यूज़ करना पड़ता है, उस फंक्शन को कॉल करना पड़ता है, फंक्शन का नेम और साथ में स्मॉल पैरेंथेसिस। हमने इतना काम किया, लेट्स सी कि ये जो हेडिंग हमने लिखी है ये कुछ अपेयर कर रही है हमारी स्क्रीन पे। आपकी स्क्रीन ब्लैंक है, तो फिर कंसोल में चल के देखते हैं कि कंसोल में शायद कुछ कर रहा हो, लेकिन जब तक हमने कंसोल डॉट लॉग नहीं किया तो कंसोल में विजिबल नहीं होगा। एरर क्या आ रहा है जी, इसको एक बार रिलोड कर लो आप। अब देखो कंसोल में कोई एरर आ रहा है, कंसोल में कोई एरर भी नहीं आ रहा। इसका मतलब ये कि ना ही कोई मसला है, लेकिन फिर भी आपके पास जो है आपने जो हेडिंग लिखी है H1 की वो रिटर्न नहीं करी। उसकी रीज़न कुछ ये है कि अब आपके पास ये जो फंक्शन है इसको हम एक कंपोनेंट कंसिडर करते हैं। ये हमारे पास कंपोनेंट बेस्ड स्ट्रक्चर होता है कि जो फंक्शन होते हैं इसको आप रिएक्ट में कंपोनेंट कहते हो और फंक्शंस बनाते हो। और आपने जब अपने फंक्शंस मींस कंपोनेंट को कॉल करवाना है तो वो आपने टैग्स की फॉर्म में कॉल करवाना है कुछ इस तरह से। अब हम इसको कहाँ पे कॉल कराएंगे? स्ट्रिक्ट मोड में टैग की फॉर्म में कॉल करवाएंगे ताकि हमें विजिबल हो कुछ ये। तो पहला ये यहाँ पे कुछ रूल्स लिख रही हूँ। अब देखिए वो जो हमने हेडिंग लिखी है H1 की वो हमारे पास विजिबल है वेलकम।
ठीक है, ये वेलकम हमारे फंक्शन का नेम नहीं है, हमने ये लिखा हुआ ना वेलकम पेज लिख देते हैं इसमें ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, वेलकम पेज कुछ इस तरह से। अब आपकी ये जो हेडिंग है H1 की, ये आपको यहाँ पे अपेयर है। कुछ रूल्स मैं आपको बता रही हूँ, वो रूल्स आप लोगों ने माइंड में रखने हैं जब आप रिएक्ट पे वर्किंग करें, कि आपके पास जो फंक्शन है वो कंपोनेंट के तौर पे कंसिडर किए जाते हैं। फंक्शन आर द कंपोनेंट्स कुछ ये पहला रूल तो कुछ ये है कि हम फंक्शंस को कंपोनेंट्स कहेंगे रिएक्ट में, और यही हमारे पास कंपोनेंट बेस्ड स्ट्रक्चर होता है। दूसरा रूल हमारे पास क्या है जी, आपके पास जो सेकेंड रूल है कि जब भी आपने अपने कंपोनेंट का नेम स्टार्ट करना है, कंपोनेंट का जो नेम रखना है वो शुड बी कैपिटल होना चाहिए। ये नहीं है कि आपको यहाँ पे स्मॉल डब्ल्यू हो रहे हो, तो कंपोनेंट नेम शुड बी कैपिटल, कुछ ये कंपोनेंट का नेम भी कैपिटल होना चाहिए। और तीसरा रूल आपके पास कुछ ये है कि जब आपने कंपोनेंट को कॉल करवाना है तो वो टैग्स की फॉर्म में कॉल करवाना है। कॉल कंपोनेंट इन द फॉर्म ऑफ टैग्स, कंपोनेंट इन द फॉर्म ऑफ टैग्स, कुछ ये कुछ रूल्स हैं जी आपके पास। जब भी आप वर्किंग करोगे तो कंपोनेंट फॉर्म में करोगे, और जब उसको कॉल करवाओगे तो वो टैग की फॉर्म में करवाओगे, और जब आपने उसका नेम रखना है तो वो कैपिटल फॉर्म में रखना है। अब यहाँ पे ये काम कर लिया, चलें जी। अब मुझे हेडिंग के बाद एक पैराग्राफ भी शो करवाना है, तो मैं पी का टैग लिखूंगी और इसमें हम जो है डमी टेक्स्ट 20 वर्ड्स का करते हैं, कुछ ये और जी करके रैप कर रहे हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे मैंने एक पी का टैग लिखा है तो आपको कुछ एरर विजिबल हो गया, और एरर यहाँ पे आप पढ़ो ज़रा, इस एरर को रीड करें यहाँ से लेके यहाँ तक। एरर आपके पास कुछ ये है कि ये जो फंक्शन आपने ऐड किया है ना, इस फंक्शन के अंदर आप जो अपना H1 और P यूज़ कर रहे हो, इसमें कोई आपके पास इशू है और उसको कुछ एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पे कोमा कुछ इस तरह की चीज़। अब ये एरर क्या है, इसको मैं आपको डिटेल में बताती हूँ एरर क्या है जी। एरर कुछ ये है कि जब आप अपने कंपोनेंट मीन्स अपने फंक्शन में दो चीज़ें इकट्ठे रिटर्न करवाना चाहते हो तो ये आपको सपोर्ट नहीं करता। उसकी वजह ये है कि वो ये कहता है आप इसको किसी पेरेंट में रैप करो, इसका कोई पेरेंट बनाओ। अब आपको वो मेरी चीज़ रिमाइंड में होगी कि मैंने आपको HTML में सिखाया था कि पेरेंट वाली टर्म बहुत कंपलसरी है। CSS के लिए भी हम पेरेंट बनाते हैं जब HTML में स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं, इसमें भी आपको पेरेंट बनाना होता है। तो अब आप क्या करोगे, पेरेंट किन किन चीज़ों को बना सकते हो उसके लिए भी हम डिस्कशन कर लेते हैं जी। पेरेंट आपका एलिमेंट शुड बी रैप इन अ पेरेंट, ये हमारे पास अब जो है फोर्थ रूल है। इफ़ वी वांट टू रिटर्न मोर देन one element it should be wrapped in a parent, it should be wrapped in a parent। अब पेरेंट कौन कौन सी चीज़ों को बना सकते हैं जी, आप मल्टीपल टैग्स को पेरेंट बना सकते हैं। कौन कौन से टैग्स को आप पेरेंट बना सकते हैं, आप एक डिफ का टैग यूज़ कर सकते हो पेरेंट के तौर पे, या आप एम्प्टी फ्रेगमेंट्स टैग यूज़ कर सकते हो। सिंपल ब्रैकेट्स मतलब कि ये दोनों जो आपकी H1 की हेडिंग और पैराग्राफ है इसको आप कट करो और एक डिफ का टैग यूज़ कर लो, या पहले हम एम्प्टी फ्रेगमेंट्स कुछ ये टैग स्टार्ट करो जिसका कोई नेम नहीं है, एम्प्टी फ्रेगमेंट कहते हैं, इसके अंदर पेस्ट करो। अब देखिए कुछ भी रेड नहीं है, आपकी लाइंस बिल्कुल परफेक्ट है, और जो आपने यहाँ पे लिखा है वो आपको अपेयर भी है, हेडिंग भी अपेयर है, और आपको जो पैराग्राफ है वो भी अपेयर है कुछ ये। और अगर आप इसको डिफ के टैग में रैप करना चाहो तो डिफ के टैग में भी हम इसको रैप कर सकते हैं। कैसे, अब हम एक डिफ का टैग स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे डिफ के टैग को पेरेंट बनाएंगे कुछ इस तरह से, और उसमें इसको पेस्ट कर देंगे कुछ ये। अब जी आपके पास सेम वही आउटपुट इस तरह से रिटर्न करेगा जी। ये चीज़ समझ आई है सबको, यहाँ तक क्लियर है जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है सबको? चलें, अच्छा अब ये चीज़ है कि एक फंक्शन हमने बनाया वेलकम का, इसके अलावा क्या हो कि मैं एक दूसरा फंक्शन भी बनाना चाह रही हूँ, लाइक वेलकम के अलावा हम एक बाय का फंक्शन भी बनाना चाह रहे हैं। तो वो हम कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे एक फ़ंक्शन क्रिएट करती हूँ जी, फंक्शन 2 होगा जो हमारे पास, और इसका नेम हम रख रहे हैं जी बाय। अब हमने रूल पढ़ा है कि हमारे फंक्शन का जो नेम है वो कैपिटल होना चाहिए, तो इसका नेम हमने कैपिटल रखा। और यहाँ पे अगर मुझे मल्टीपल चीज़ें, रिटर्न फंक्शन तो हमने यूज़ करना है, अब सिंपल फंक्शन यूज़ नहीं करना। रिटर्न कर रहा है कुछ वैल्यूज़ को, और अगर आपको एक से ज़्यादा वैल्यू रिटर्न करनी है, लाइक 2, 3, 4, 5 वैल्यूज़ रिटर्न करनी है, तो आपको उसको किसी ना किसी पेरेंट में रैप करना होगा, और मोस्टली हम डिफ को ही यूज़ करते हैं, तो डिफ को यूज़ करेंगे। इसमें हम रैप कर देंगे जी एक H3 का टैग, इस पर लिखते हैं हेडिंग 3, और उसके बाद हम यूज़ करेंगे एक H4 का टैग, और उसमें हम लिख देते हैं ये है हमारे पास हेडिंग 4 कुछ ये वाला काम। ये आपके पास 3 और 4 आपने हेडिंग्स बना ली बाय का एक फंक्शन, और आपको जब जाहिर बात है कि ये फंक्शन भी तभी आउटपुट शो करवाएगा जब आप इसको कॉल करवाएंगे। और कॉल कहाँ करवाना है जी, स्ट्रिक्ट मोड वाले इसमें। यहाँ पे हम बाय वाले फंक्शन को कॉल करवा रहे हैं कुछ ये। अब देखो आपके पास क्या ये चीज़ रिटर्न कर है, बाय वाला जो फंक्शन आपने बनाया है उसकी कोई आउटपुट रिटर्न कर है, बाय वाला फंक्शन जो है वो भी आपको आउटपुट रिटर्न कर है।
लेकिन आप लोगों के पास कुछ ये होता है कि क्या मैं ये स्ट्रिक्ट मोड वाली चीज़ हटा दूँ, ये हटा देंगे तो वैसे कोई इशू नहीं आएगा हमारे पास। लेकिन अगर आप इसको हटा दोगे तो फिर आपको इसको किसी पेरेंट में रैप करना होगा दोनों को। जैसे अगर मैंने ये हटा दिया, ये चीज़ रिमूव कर दी मैंने, और यहाँ पे कुछ ये चीज़, और ये बाय वाला फंक्शन भी रिमूव कर दिया, ठीक हो गया। अब आपको देखो कोई भी इशू नहीं आ रहा, आपकी वो जो आउटपुट है ना वेलकम वाली वो रिटर्न होके आ रही है। लेकिन जब भी आप यहाँ पे बाय वाला फंक्शन अपना कॉल करवाओगे कुछ इस तरह से, तो आपको यहाँ पे एरर आ रहा है। एरर क्या आ रहा है जी, इसमें वो कह रहा है कि आपने देखिए ये तीन दोनों चीज़ों में एरर आ रहा है कि फंक्शन कंपोनेंट का क्या इशू है, सिंटैक्स एरर हमारे पास कुछ आ रहा है। सेम ये वही एरर है कि आपके दोनों कंपोनेंट जो हैं वो पेरेंट में रैप होने चाहिए। तो इसको भी फिर आपको क्या करना होगा, कोई पेरेंट बनाना होगा डिफ का, एक टैग आप यहाँ पे यूज़ करोगे और उसके अंदर फिर आप इन दोनों को कॉल करवाओगे कुछ स्ट्रिंग। अब आपके पास कोई एरर नहीं आएगा और वो जो दोनों आउटपुट्स हैं वो आपको एज इट इज़ शो होंगी कुछ यहाँ तक। लेकिन हम अगर ये सारा काम नहीं करना चाह रहे तो वो स्ट्रिक्ट मोड के साथ ही रखना चाह रहे हैं, फिर वो स्ट्रिक्ट मोड जो है वो एज अ पेरेंट काम कर रहा है कुछ ये। इसमें फिर आप जितने भी एलिमेंट कॉल करवा रहे हो वो आपको इशू नहीं कर रहा। जी मुस्तफ़ा। मैम ये जो स्ट्रिक्ट मोड है ये सिर्फ एज अ पेरेंट इसका काम हो रहा है कि ये कुछ और भी काम करता है? बिल्कुल ये एज अ पेरेंट ही काम कर रहा है। अगर हमने अभी अगर मल्टीपल चाइल्ड्स को हम रिटर्न करें, लेकिन इसका जो रियल वर्किंग है वो एरर हैंडलिंग है कि यहाँ पे आपको एरर किस तरह से प्रेजेंट करना है, किस तरह शो करना है, डिटेल शो करता है एरर की। तो ये इसका रियल काम होता है, एरर हैंडलिंग। ओके मैम। जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है सबको? आपके आज के लेक्चर की रिकॉर्डिंग में स्टॉप कर रही हूँ क्योंकि आज स्ट्रेंथ बहुत ही पुअर है आपकी क्लास की। इंशाल्लाह मैं सोच रही हूँ कल आपकी क्लास रख लें